हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही कमाल की और खूबसूरत कविता को समझने वाले हैं, जिसे लिखा है एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हेनरी डिरोजियो ने। हम इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे आसपास की प्रकृति में हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को दूर करने की एक जादुई, एक अलौकिक शक्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस कविता की शुरुआत ही अपने आप में एक पहेली है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कवि एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और यही बात, यही विरोधाभास इस पूरी कविता की नींव रखता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। बट ओ आई ग्रीव नॉट। इसका मतलब है, लेकिन ओ मैं शोक नहीं मनाता। अब आप ही सोचिए, कोई इंसान ये बात कब कहता है? जाहिर है जब शोक या दुख मनाने की कोई वजह मौजूद हो। तो यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर कवि को दुख किस बात का है और वो उस दुख से इनकार क्यों कर रहे हैं? तो हमारे मन में जो ये सवाल उठाए ना कि वो दुखी क्यों नहीं है, अब कवि उसी का जवाब देना शुरू करते हैं। वो एक के बाद एक सबूत हमारे सामने रखते हैं और इसकी शुरुआत होती है कुदरत के शानदार, ब्रेथ टेकिंग नज़ारों से। पहली चीज जो वो हमें दिखाते हैं वो है द एज्योर स्काई। एज्योर मतलब गहरा नीला, एकदम साफ आसमान। और उस आसमान में क्या है? विथ ऑल इट्स होस्ट ऑफ स्टार्स दैट ब्राइटली शाइन, मतलब अनगिनत तारे, तारों का पूरा एक झुंड जो उस नीले आसमान में चमक रहा है। इमेजिन कीजिए कितना शांत और खूबसूरत नज़ारा होगा ये। इसके बाद अगली लाइन तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। द ग्रीन रोब्ड अर्थ विद ऑल हर फ्लावर्स डिवाइन। यहां पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कवि कल्पना कर रहे हैं कि धरती ने हरे रंग का एक चोगा, एक रोब पहन रखा है, और उस पर डिवाइन मतलब दिव्य फूल खिले हुए हैं। क्या कमाल की इमेजरी है ना? और ये नज़ारा यहीं खत्म नहीं होता। आगे वो कहते हैं द वर्डेंट वेल्स एंड एवरी माउंटेन हाई। वर्डन का मतलब होता है हरा भरा, हरियाली से लदा हुआ। तो हरी भरी वादियां भी हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी, मतलब नीचे घाटियों से लेकर ऊपर पहाड़ों तक पूरा का पूरा लैंडस्केप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और फिर आती है ये लाइन जो सब कुछ बदल देती है, ऑल आर माइन। सोचिए, ये सब, ये सब मेरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगली उसके मालिक हैं, नहीं। इसका मतलब है एक गहरा जुड़ाव, एक इमोशनल ओनरशिप। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सारी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है, उन्हीं का हिस्सा है। तो अब तक हमने देखा कि कवि क्या क्या देख रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ देखने का नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे वो प्रकृति को अपने सारे सेंसेस से, अपनी पूरी आत्मा से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए इस लाइन को, एंड मच देयर इज ऑन विच माई एयर एंड आई कैन फीस्ट लग्जूरियस। मतलब मेरे कान और आंखें एक लग्जूरियस फीस्ट कर सकते हैं, एक शानदार दावत। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफॉर है। जैसे अच्छा खाना हमारे पेट को भरता है, वैसे ही प्रकृति के ये नज़ारे और ये आवाज़ें उनकी रूह को, उनकी आत्मा को सुकून दे रही हैं, उसे तृप्त कर रही हैं। और जब उन्हें यह एहसास होता है तो वो खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल करते हैं, वाई शुड आई रिपाइन? रिपाइन का मतलब होता है दुखी होना, शिकायत करना या असंतुष्ट रहना। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, ये पूरी कायनात है, तो फिर मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों शिकायत करूं? ये दोस्तों इस कविता का टर्निंग पॉइंट। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। अब तक बात हो रही थी आंखों की, देखने की। अब कवि हमारा ध्यान खींचते हैं प्रकृति की आवाजों की तरफ, उसके संगीत की तरफ। और कमाल की बात देखिए, वो हमें दोनों तरह की आवाजें सुनाते हैं। एक तरफ है द फ्यूरियस gale that howls and fiercely blows, यानी गुस्से में गरजती हुई आंधी जो चीख रही है। और दूसरी तरफ द gentler breeze that sings with tranquil glee, मतलब हल्की सी हवा जो खुशी और शांति से कोई गीत गा रही है। तो चाहे प्रकृति का रौद्र रूप हो या शांत, कवि को दोनों में ही संगीत मिलता है। फिर वो हमें एक और आवाज सुनाते हैं, द सिल्वर रिल दैट गेली वॉबलिंग फ्लोज। रिल होती है एक छोटी सी नदी या झरने की धारा, और वो कैसे बह रही है? गेली वॉबलिंग, मतलब खुशी से चहचहाते हुए। वॉर्बलिंग शब्द हम अक्सर चिड़ियों के गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए, पानी के बहने की आवाज भी उन्हें एक मीठे गीत जैसी लग रही है। तो ये सारे विजुअल्स और ये सारी साउंड्स, ये सब मिलकर हमें कविता के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं। अब कवि हमें बताएंगे कि इन सब चीज़ों का आखिर उन पर असर क्या होता है, वो क्या महसूस करते हैं। तो उन्होंने हमें 4 मुख्य आवाज़ों के बारे में बताया। तेज आंधी यानी गेल, फिर हल्की हवा यानी ब्रीज, फिर बहती नदी रिल, और आखिर में द सी यानी समंदर। ये चारों प्राकृतिक शक्तियां मिलकर उनके लिए एक जादू का काम करती हैं। और वो जादू क्या है? कभी कहते हैं, ऑल दीज ब्रिंग ओब्लिवियन फॉर माई वोज।
ओब्लिवियन, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। इसका मतलब है भूल जाना, विस्मृति, और वोज मतलब दुख, तकलीफें। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति की ये सारी चीजें मेरे दुखों को मुझसे दूर ले जाती हैं, ये मुझे उन्हें भुला देती हैं। वो इस खूबसूरती में इतना डूब जाते हैं कि अपनी सारी परेशानियां पूरी तरह भूल जाते। तो अब हम पहुंच गए हैं कविता की आखिरी और सबसे जरूरी लाइन पर। यही वो लाइन है जो पूरी कविता का सार, उसका सेंट्रल आइडिया हमारे सामने रखती है। कविता खत्म होती है इस लाइन से, एंड ऑल दीज हैव ट्रांसेंडेंट चार्म्स फॉर मी। ट्रांसेंडेंट, इसका मतलब होता है अलौकिक, यानी जो ऑर्डिनरी से, साधारण से कहीं ज्यादा ऊपर हो, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो कवि के लिए प्रकृति का ये आकर्षण सिर्फ सुंदर नहीं है, ये ट्रांसेंडेंट है। ये उन्हें उनके दुखों से ऊपर उठा देता है, एक हीलिंग टच देता है। तो इस कविता को समझने के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में प्रकृति की कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपके लिए एक ट्रांसेंडेंट चार्म है? क्या वो पहाड़ों की शांति है, बारिश की आवाज है, या फिर समंदर की लहरें? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।